हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू समर्थ क्लासेस। मैं चंचल कंवर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टार्ट हमारा एमसीक्यूज़ की थर्ड सीरीज़। बट मैम एमसीक्यू है कहाँ? तो एमसीक्यू यही है, लेकिन एमसीक्यू पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने रख रही हूँ ताकि हमारा ये जो छोटा सा टॉपिक है वो भी क्या हो जाए दोस्तों, क्लियर हो जाए। ये वो क्वेश्चन है जो डेफिनेटली हमारे एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और आपने इन प्रश्नों को किया ही है, और वो है विकृति से संबंधित प्रश्न। विकृति किस तरह की होती है? मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी, मैं सिर्फ आपको वो नाम बता रही हूँ जो हमें कंफ्यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरा ज्ञान झाड़ने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर नहीं झाड़ेंगे, आप टेंशन नहीं लो, समय की कीमत है मुझे। मैं सिर्फ वो नाम बता रही हूँ जो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। चलो, पहली विकृति होती है पठन से संबंधित, यानी कि पढ़ने से संबंधित। दूसरी विकृति होती है लिखने से संबंधित। तीसरी होती है गणितीय, और चौथी होती है मौखिक। वैसे तो देखा जाए तो 3 भागों में ही बांटा गया है। एक है आपकी पठन, दूसरी है आपकी लिखित, और तीसरी है कौन सी? मौखिक। लेकिन गणित को एक अलग नाम दे दिया है क्योंकि गणित तो बच्चों के लिए फोबिया बन गया है। चलिए छोड़िए, हम बात कर रहे हैं पहले पठन की। तो पठन को आपको 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है डिसलेक्सिया, एक है एलेक्सिया, और एक है हाइपरलेक्सिया, ठीक है। DAH ये तीनों क्या है? मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता रही हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तुम शॉर्टकट लर्न करोगे उससे कई ज़्यादा बेटर है कि तुम क्या करो, इन्हीं चीज़ों को लर्न कर लो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, यानी कि अक्षर जो होते हैं उनकी ध्वनि नहीं सीख पाना, स्वर वर्णों का क्या होना? लोप होना, शब्दों को उल्टा पढ़ना, मतलब अलग से उन्हें बस समझ नहीं पाते उसकी ध्वनि क्या है और शब्दों को समझ नहीं पाते। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, पेंसिल नहीं पकड़ पाते, ये सारी पठन से संबंधित होती है ना। ये किसने कहा था? रुडोल्फ बर्लिन ने कहा था। और इसे क्या कहा था उन्होंने? शब्द अंगता कहा था। क्या कहा था? शब्द अंगता। अंगता, अगर आपसे पूछा जाए शब्द अंगता किसे कहा गया है, तो डिसलेक्सिया को कहा गया है। पूछे किसने कहा है, तो दोस्तों किसने कहा है? रुडोल्फ ने कहा है। किसने कहा है? रुडोल्फ बर्लिन ने कहा है, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट है आपका एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है? ये भी पढ़ने की एक अक्षमता है जिसमें पढ़ने की शक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। देखो, डिसलेक्सिया में तो क्या होता है, वर्ण ही समझ में नहीं आते बच्चों को, है ना, वो उस ध्वनि को ही नहीं सीख पा रहा। एलेक्सिया में क्या हो रहा है? एलेक्सिया में ये हो रहा है कि पढ़ने की शक्ति लोप हो रही है, वो पढ़ने में असक्षम महसूस कर रहा है। और हाइपरलेक्सिया में क्या होता है कि शाम पठ, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए शब्द और वाक्यों का क्या नहीं होता? अवबोध नहीं हो पाता बच्चों को। ये चीज़ आपने देखी होगी, अगर एज ए टीचर आपने थोड़ा बहुत काम किया है या आगे भी करेंगे तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि बोर्ड पे जब हम लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को मिस कर देता है, बीच के शब्द खाकर आगे चल पड़ता है। वो कॉपी राइटिंग जब करता है तो बीच के शब्दों को खा जाता है, ऐसा होता है। तो यही बीमारी क्या है? हाइपरलेक्सिया है। वैसे तो हमें ये नॉर्मल बात लगती है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये होता रहता है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो नाम दिया हमें तो पढ़ना ही है। दूसरी है दोस्तों कौन सी? दूसरी है आपकी लेखन से संबंधित। किससे संबंध? लेखनी से संबंधित, लेखन से संबंधित, लिखने की जो संबंधित विकृति है वो इसमें आ रही है। मैं आपको सिर्फ वो नाम बता रही हूँ जो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो, मैं सारे नहीं बता रही, मैं आपको बता दूँ, है ना। मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो हमें कंफ्यूज करते हैं। ये डी वाले कई बार आते हैं और सारे डी एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम इस डी पे ही बात कर रहे हैं। पहली तो है कौन सी? डिस्ग्राफिया। कौन सी है? डिस्ग्राफिया। ये लिखने की विकृति से संबंधित है। लिखते समय खुद से बातें करना, अशुद्ध लिखना। बातें करने की कईयों को आदत होती है, लिखते जाते हैं और बातें करते जाते हैं, तो वो बातें करना एक बीमारी होती है। अशुद्ध लिखना यानी कि सही शब्दों को नहीं लिखना, स्पेलिंग को गलत कर देना, अनियमित आकार वाले लिखना, कहीं बड़ा लिख लिया कहीं छोटा लिख लिया, समझ में ही नहीं आता है ना, इस तरह से। तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है? आपकी डिस्ग्राफिया है। क्या है? आपकी डिस्ग्राफिया है। फिर है कौन से? डिस्प्रेक्सिया। कौन सी है? डिस्प्रेक्सिया। देखो, डिस्ग्राफिया, ग्राफिया तो किससे संबंधित है? पढ़ते पढ़ते बातें करने से। और डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है? चित्रांकन में जो कठिनाई महसूस होती है बच्चे को, गामक योग्यता या गामक कठिनाई जो उसे हो रही है,
चित्र बनाने में कई बच्चों को होती है, चित्र बनाने में, है ना। तो वो जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है, डिस्प्रेक्सिया है। कौन सी है, डिस्प्रेक्सिया है। उसके बाद कैलकुलिया, ये डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलिया, इसी से हम समझ गए कि ये कौन सी है, ये वो बीमारी है जो गणित से संबंधित है। मैंने यहाँ पर गणित को अलग से नहीं लिया है, हालांकि गणित से संबंधित ये 2-3 बीमारियों के बारे में बताते हैं। लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया और वर्बल डिसकैलकुलिया। लेक्सिकल जिसमें संकेत समझने में दिक्कत आए, ग्राफिकल जिसमें ग्राफ ना बन पाए, और वर्बल जिसमें गणितीय शब्दों को बच्चा नहीं बोल पाता है या नहीं समझ पाता है। लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलिया शब्द से समझ सकते हैं कि कौन सा कैलकुलिया है, गणित से संबंधित है। अगर लेक्सी है तो संकेत से संबंधित, ग्राफिकल नाम से समझ में आता है, और वर्बल है तो शब्दों को नहीं समझ पाता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद है कौन सा आपका उसके बाद है आपका डिस्फेसिया। कौन सा है, डिस्फेसिया। ये मौखिक जो विकृति है उसमें आ रही है, ये लेखन में नहीं आ रही है, ये मौखिक में आ रही है। लेकिन जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं वो शब्द बता रही हूँ जो सारे डी से हो रहे हैं और हमें क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये है डिस्फेसिया। फेसिया कहाँ से है, मौखिक से है। फेस, फेस, मुंह, 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 फेस, मुख, आप ऐसे करके जैसे भी चाहे कनेक्ट कर सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। तो डिस्फेसिया जो किस में आ रहा है दोस्तों, मौखिक में आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ये अन्य में है, क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी है आपकी, डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया ये किससे संबंधित है, ये स्पेलिंग से संबंधित है ना, वर्तनी से संबंधित, स्पेलिंग से संबंधित है। किससे संबंधित, स्पेलिंग से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया ये किससे संबंधित है, ये एक ऐसा अवसाद है जो भावात्मक विकृति है, तनाव की विकृति जिसे आप कह दो। भावात्मक यानी कि जो संवेगों पर आधारित होती है, वो स्थिति है कौन सी, डिस्थीमिया। बच्चों में होता है ना। डिसमेमोग्राफिया, कौन सा ग्राफिया, डिसमेमोग्राफिया। ये कौन सा विकार है, ये मेमोरी से, मेमो से मेमोरी, स्मृति, मेमोरी यानी कि स्मृति, स्मृति से संबंधित विकार है। और उसके बाद कौन सा है आपका, डिमेंशिया। कौन सा है, डिमेंशिया। डिमेंशिया किससे संबंधित है, डिमेंशिया संबंधित है चिंतन से। डिमेंशिया किससे संबंधित है, चिंतन से। निर्णय संबंधित जो कमजोरी होती है, बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता फटाफट, उससे संबंधित है ये कौन सी आपकी, डिमेंशिया। तो ये थे आपके डी वाले सारे शब्द जो मुझे लगता है कि मैंने आपको सबके मीनिंग अच्छे से बता दिए हैं। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी कि कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मेरे हिसाब से डी वाले मैंने आपको सारे बता दिए हैं, लेखन, पठन और मौखिक से संबंधित। आई होप आपको सही लगा होगा। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि MCQs की सीरीज़ की तरफ, जो है आपकी कौन सी, ये 3rd सीरीज़, ठीक है। और इस 3rd सीरीज़ का पहला क्वेश्चन क्या है कि जब मानव शरीर के एक भाग को कोई प्रशिक्षण मिला है और उसका अंतरण दूसरे भाग में भी हो गया है, तो इसे आप क्या कहोगे। यानी कि अगर कोई ऐसा है जिसमें राइट हैंड को कोई प्रशिक्षण दिया गया है और वो लेफ्ट हैंड में भी अपने आप ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो प्रशिक्षण जो है, वो अंतरण जो है, वो अधिगम जो है, वो क्या कहलाएगा आपका, तो वो कहलाएगा द्विपार्श्विक। देखो द्वि से ही हम कनेक्ट कर लेते हैं, दो की बात हो रही है ना। तो ये कौन सा है आपका, द्विपार्श्विक है, ठीक है। अगला देखिए आपका, अगला कौन सा है कि दिए हुए प्राप्तांकों में से, जो प्राप्तांक यानी कि जो नंबर ऑब्टेन किए हुए हैं, ये जो दिए हुए हैं, इसमें जो बहुधा यानी कि जो बार बार आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो बहुत बार आता है वो क्या होता है आपका, बहुलक होता है, ठीक है। उसके बाद क्रिया प्रसूत, ये तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सबको याद होगा कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्किनर महोदय ने दिया था, ठीक है। उसके बाद अल्बर्ट बंडूरा, ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है आपके सामाजिक अधिगम से। किससे संबंधित है, सामाजिक अधिगम से। ये जितने भी सिद्धांत है ना भाइयों बहनों, उन सारे सिद्धांतों के जितने भी फॉलोवर्स हैं, प्लीज़ एक बार देख ज़रूर लेना, क्योंकि ये सिद्धांत वाले प्रश्न तो इनको देने ही होते हैं, है ना। और हम इन फैक्चुअल डेटा वाले क्वेश्चन में ही फंसते हैं। बाकी अप्लाइड क्वेश्चन तो हम हमारी बुद्धि लगा के करेंगे, उसको तो कोई सिखा नहीं सकता। आपको अपना एटीट्यूड क्या करना है, पॉजिटिव रखना है।
ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप क्या करो, लर्न करते जाओ। और लर्न कैसे करेंगे भाई, तो लर्न करने का एक ही तरीका है जो मैं बार बार कहती हूँ दोस्तों, वो है आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ो। जितना ज़्यादा आप उसे रीडिंग करोगे वो क्या हो जाएगी, आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएगी। मानसिक आयु का सिद्धांत किसने दिया था भाई, ये प्रत्यय किसने दिया था, तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो किसका दिया हुआ है, बिने और साइमन का दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो है आपका नियम वो सीखने से संबंधित नहीं है, यानी कि अधिगम का नियम नहीं है। ये अधिगम के नियम किसने दिए थे, तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। ठीक है, किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे, और 3 नियम दिए थे। तो ये 3 नियम तो यहाँ लिखे हुए हैं, कौन सा नियम है जो उन्होंने नहीं दिया था, तो देखो सीखने की बात हो रही है, अधिगम की बात हो रही है। तो अधिगम में अभ्यास तो हो गई, अभ्यास के बिना तो अधिगम हो नहीं सकता। तत्परता भी होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अधिगम कैसे होगा। प्रभाव तो पड़ेगा तब अधिगम होगा, तो पीछे कौन बचा, तनाव बचा। तनाव तो अधिगम में होगा ही नहीं, तनाव लेके तो करना ही नहीं है, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है। भाई हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो 2005 हमारे सिलेबस में भी है, वो क्या कहती है, बिना बोझ के ज्ञान। उसका मेन मोटो क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, सबसे बड़ी बात वो क्या कहती है कि बिना बोझ के ज्ञान। ये 2005 की भी सीरीज़ लानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से भी एक प्रश्न तो आपका डेफिनेटली बनता है बॉस, तो वो सीरीज़ भी लाएंगे। लेकिन फिलहाल इस पे रहते हैं, तो तनाव नहीं होना चाहिए, ये हम सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या है आपका, पावलाव को देख लो, और पावलाव के बाद ये देख लो कि भाई पावलाव ने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे किया था, बिल्ली पे किया था, बंदर पे किया था, कि चूहे पे किया था। तो बताओ पावलाव ने किस पे प्रयोग किया था, तो पावलाव महोदय ने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे। पावलाव का क्या था, कुत्ता था। क्या था, पावलाव का कुत्ता था, है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम ध्यान में रखेंगे। स्किनर की क्या थी भाई, तो स्किनर का क्या था, चूहा था। क्या था, स्किनर का चूहा था। पावलाव का क्या था, कुत्ता था, और स्किनर का क्या था, चूहा था। ठीक है ना। बंदर किसका था भाई, बंदर किसका था, कोहलर का था। किसका था बंदर, कोहलर का था। और बिल्ली किसकी थी थॉर्नडाइक की थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सबको ध्यान में रखना है भाई। ये आ गई आपकी डेफिनेशन। कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करना, ये प्रक्रिया, कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, तो कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा या अभिप्रेरणा, जो भी शब्द लिखा हुआ हो, आपके दोनों शब्द क्या हैं, आपके सही हैं, अभिप्रेरणा। और ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये डेफिनेशन दी थी गुड ने। किसने दी थी, कॉर्टर गुड ने। ठीक है, अच्छी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। अगर डेफिनेशन देकर राइटर का नाम पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन किसने दी, गुड ने दी। वैसे अभिप्रेरणा में देखा जाए तो शायद सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विस्मृति, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है। ये वो चीज़ है जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को लर्न करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। क्या करो, पाठ की पुनरावृत्ति करो, उसको बार बार पढ़ो। जितना ज़्यादा उसको आप पढ़ोगे, आपकी स्मृति, आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड। देखते ही आप समझ जाओगे भाई इसका आंसर क्या है। तो आपको कुछ जोर नहीं डालना पड़ेगा, बार बार रीडिंग करो। देखो यहाँ ये वही चीज़ पूछ रहा है कि विस्मृति कम कैसे होगी। आपकी जो भूलने की आदत है, कईयों को आदत होती है, भूल जाता है, याद तो करता है लेकिन याद किया हुआ याद नहीं रहता, करें क्या। तो भाई याद किया हुआ याद तब रहेगा जब आप क्या करोगे, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करोगे। गाने कैसे याद होते हैं आपको, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गानों का। कैसे याद होते हैं, फिल्मों के डायलॉग कैसे याद होते हैं, रैप सॉन्ग कैसे याद होते हैं। भाई कितना स्पीडली चलते हैं ये सॉन्ग, लेकिन फिर भी आपको याद हो जाते हैं। तो कैसे याद होते हैं गाइस, ऐसे ही याद होते हैं कि आप उसे बार बार क्या करते रहते हो, रिपीट करते रहते हो। जब बार बार रिपीट करोगे तो क्या होगा, वो खुद ब खुद आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोध और भय, गुस्सा और डर क्या है, संवेग है, अभिप्रेरणा है, परिकल्पना है, या मूल प्रवृत्ति है। देखो अभिप्रेरणा तो है नहीं, नेगेटिव कर लो। ठीक है, परिकल्पना भी नहीं है, विकल्पना तो कैसे करोगे, क्रोध और भय की परिकल्पना तो कैसे होगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, मूल प्रवृत्ति है या संवेग है। तो हमें सबको पता है कि क्रोध किसी की मूल प्रवृत्ति तो हो नहीं सकती, भय किसी की मूल प्रवृत्ति तो क्या नहीं हो नहीं सकती। ये क्या है दोस्तों, ये संवेग है। क्या है, ये संवेग है।
और ये आपका आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगर पसंद आ गए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें दोस्तों, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।